नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार झा आपको अपने साथ अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर पाकर खुशी हो रही है। इसे मैं इंडिया पॉलिटिक्स 2 भी कहता हूँ और अब इसे इंडियन पॉलिटिक्स भी कहने लगा हूँ। आज का मेरा विषय इंडियन पॉलिटिक्स से तो है, पर इंडियन पॉलिटिक्स में जो हमारी विदेश नीति है उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं या पड़ेंगे, और इसे समझने की कोशिश करना चाहते हैं हम। और इसका जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष दोनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जिस तरह की विदेश नीति भारत अभी चला रहा है उसका प्रभाव सत्ता पक्ष पर कुछ पड़ता भी है या नहीं, और पड़ता है तो कैसा पड़ता है। विपक्ष पर भी इसके कुछ प्रभाव पड़ते हैं या नहीं, यह भी समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक भारत की विदेश नीति का सवाल है, ये विदेश नीति हम कह सकते हैं कि रोबस्ट ही रहा है राइट फ्रॉम डे वन। जब नेहरू जी यहाँ पहले प्रधानमंत्री के रूप में आए, उस वक्त अगर सारी चीज़ों को देखें तो वो जो भी स्थिति थी उसकी गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा कंटेक्स्ट आज है कि इसका इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ बस इतना कह करके आगे बढ़ना चाहूँगा कि जब तक नेहरू जी ने, हालांकि उन्होंने काफ़ी रोबस्ट फॉरेन पॉलिसी अपनाया था जो उस समय के लिए, अब उस पर विवेचना हो सकती है कि कितनी ठीक थी और कितनी ठीक नहीं थी, परंतु जो स्थिति थी चलिए हम मानते हैं कि वह ठीक थी, तो ठीक है। लेकिन वो इंडिया के पॉलिटिक्स के डायनामिक्स को कहीं से प्रभावित नहीं कर रहा था। उन दिनों का इंटरनेशनल पॉलिसी जिस तरह से देश फ्रेम करता था उसकी मान्यताएं थी, बाहर मान्यताएं थी। नॉन अलाइंड मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी। प्रधानमंत्री नेहरू जी उसमें शामिल हो गए थे। प्रेसिडेंट नसीर और प्रेसिडेंट टीटो के साथ इनकी जो ये तिकड़ी थी वो बहुत ही फेमस भी हुई थी। कोल्ड वार का ज़माना शुरू हो चुका था। कभी न अमेरिका के साथ होना न रूस के साथ होना, कुछ इस तरह का एक सिचुएशन जो बनाया जा रहा था उसमें भारत अग्रणी भूमिका निभाने लगा था। परंतु इन सब का प्रभाव भारत की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पर पड़ता हुआ कभी दिखा नहीं, क्योंकि वो कभी डिबेट में आया नहीं। मतलब जैसे कि आज हम इसे देख रहे हैं। आज अगर देखें तो 2014 के बाद से मोदी जी ने जिस तरह की पॉलिसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में उठाई, वो सीधे सीधे हम देख रहे हैं पिछले 9 से 9.5 साल के दरमियान इंडिया के पॉलिटिक्स को, इंटरनल पॉलिटिक्स को काफ़ी प्रभावित कर रहा है। और लोग उसे देख रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसको एनालाइज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब और चूँकि लोग इसे देखने और समझने लगे हैं तो अपोजिशन पार्टी भी इस पर अपनी धारणा, अपना जो इसका अंडरस्टैंडिंग है उसे रखती है जनता के सामने, परंतु एक इंडिपेंडेंट तौर पर नहीं, प्रतिवाद के तौर पर। जो स्थिति हम देख रहे हैं कि अपोजिशन पार्टियां मोदी जी के पॉलिसी को प्रतिवाद के तौर पर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में जो कुछ भी वो करते हैं प्रतिवाद के तौर पर, मतलब उस पर अपना राय रखती है। और वो राय जनता के गले कहाँ तक जाता है वो, और मोदी जी जिस तरह से काम करते हैं उसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तब और उसके बाद के समय में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ज़्यादा महत्वपूर्ण संभवतः इसलिए भी नहीं था कि देश की अपनी समस्याएं बड़ी थीं। देश तुरंत आज़ाद हुआ था, एक बहुत बड़ी जनसंख्या थी यहाँ। अंग्रेज़ों की आज़ादी से मुक्ति मिलने के बाद बड़े बड़े कार्य किए जाने थे जिससे कि भारत की स्थिति में सुधार हो, आंतरिक स्थिति में सुधार हो। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा प्रमुख मुद्दा बना था और उसी को लेकर के ज़्यादा लंबे समय तक हमारे यहाँ पॉलिटिक्स हुई। सर्विस सेक्टर भी उस तरह से कभी बहुत उतना महत्वपूर्ण नहीं था। एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, और सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर पर काम भी शुरू किए और उसके आहिस्ते आहिस्ते फल भी आने लगे। लेकिन वो
बस वो हमारा मुद्दा रहा इंटरनल पॉलिटिक्स का। अब चीज़ें क्यों बदल रही हैं? अब लोगों का ध्यान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर और वहाँ उससे होने वाले जो डायनामिक जो पैराडाइम शिफ्ट होते जा रहे हैं भारत के पक्ष में, उसे जनता देख रही है। तब इस तरह का मीडिया इस तरह की मीडिया की पैठ भी इस तरह से नहीं थी, जो सोशल मीडिया भी जो हम अब देख रहे हैं इतना ज़्यादा आगे आ गया है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी उसमें दूरदर्शन था, बाकी प्राइवेट मीडिया भी उस तरह से थी नहीं, उस तरह से क्या थी ही नहीं। तो जितनी बातें हम लोग वहाँ देखते थे, उस समय के जो लोग थे जो देखा करते थे, बस वही सब हमारे ध्यान क्षेत्र में आता भी था। लेकिन अब इस समय का भारत काफ़ी बदल चुका है। उस समय भारत की गरीबी की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। ऑफ कोर्स आज की तुलना में आबादी हमारी बहुत कम थी, 44 करोड़ के रेंज में भारत की आबादी करीब करीब रही शुरुआत के समय में। आगे भी बढ़ी तो उस रफ्तार से नहीं जितना अब मतलब आबादी पे बढ़ने का रफ्तार तो था, परंतु जो साइज है आबादी का वो उस तरह से था नहीं। आज तो हम लोग 1 अरब 40 करोड़ की आबादी से आगे आ चुके हैं। तो इसके बावजूद जो हमारी आर्थिक स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर हुई है। हम लोग जहाँ अमेरिका से गेहूँ मंगा करके PL-84 480 जहाँ जो अमेरिका से मंगाते थे गेहूँ, वो हमारे लिए एक तरह से आधार बनता था। हमारे खाद्यान्न की स्थिति अच्छी नहीं थी, हमारे प्रोडक्शन हमारा ख़राब था। हालांकि सरकार ने काफ़ी काम उस पर भी करने शुरू कर दिए थे। लेकिन आज की स्थिति बदली हुई है। वैसे हम अपने पॉलिटिकल डिबेट में देखते रहते हैं कि भारत की स्थिति ठीक नहीं है, अपोजिशन पार्टीज़ काफ़ी इस पर बोलती भी हैं, कई जगह उनके बातों में दम भी होता है, परंतु वो स्थिति है नहीं। आज उस तरह से लोगों के लिए वो मुद्दा इतना इम्पॉर्टेंट अभी भी नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास का काफ़ी ग्रोथ हो चुका है। उस समय मिडिल क्लास एक तरह से था ही नहीं जो इस पर ज़्यादा डिबेट में हिस्सा भी लेता। अब एक मिडिल क्लास का एक साइजेबल पॉपुलेशन 30% से ऊपर मिडिल क्लास का पॉपुलेशन आ चुका है। इवन और वो मास को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंसर के रूप में काम करता है। ये बात लोगों को समझने की आवश्यकता है, चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। हालांकि हमारे यहाँ देशभक्ति की बातें हमारे पाठ्यक्रम में उस तरह से हुई नहीं जिस तरह से होनी चाहिए थी। वैसे अगर हम डिबेट में जाएं तो लोग कह सकते हैं कि नहीं सारी बातें होती रहीं, पर उस पर वो एक अलग मुद्दा है। लोग इस तरह से आज़ादी के बाद यह निश्चित था कि देश के प्रति लोगों का आकर्षण था, लेकिन चूँकि भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में नहीं देखा जा रहा था उस तरीके से, जिस तरीके से एक डिफेंस या के पावर के रूप में, तो वो चीज़ तो थी नहीं। तो लेकिन आज वो सब चीज़ें बदल रही हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों का रुझान भारत की स्थिति को देखने के लिए बढ़ा है। भारत की स्थिति कितनी अच्छी हुई है और कितनी अच्छी और होनी चाहिए, या अगर नहीं है तो और कहाँ तक जाना चाहिए। भारत अभी जिस तरह से अमेरिका रूस का वर्चस्व अभी भी अपने अपने तरीके से है, बावजूद इसके कि काफ़ी उनके चैलेंजेस भी हैं अपने अपने। चाइना एक थर्ड फोर्स के रूप में इमर्ज कर चुका है। वहाँ भारत के जो इंटरनल डायनामिक्स हैं वो ग्लोबल पॉलिटिक्स से काफ़ी कुछ एक तरह से उनसे प्रभावित होकर के नहीं, मतलब उनकी वजह से उसके इफ़ेक्ट की वजह से भारत के जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स के डायनामिक्स हैं उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। अब जैसे आज फ्यूल प्राइस की ही अगर हम बात ले लें तो फ्यूल प्राइस ठीक है पहले की तुलना में बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है तो लोगों का इनकम भी बढ़ा है, इसके बावजूद कि हमारे यहाँ आबादी काफ़ी बड़ी है। लेकिन उसके बाद भी जिस स्थिति में आज भारत की का जो इंटरनल जो स्थिति है उसमें वहाँ तक भी अगर फ्यूल प्राइस बढ़ा है तो लोग आज इस बात को समझ पा रहे हैं कि क्यों बढ़ा है। चूँकि हम इंपोर्ट करने में काफ़ी तरह की परेशानियां हमें हो रही हैं, कई तरह के सैंक्शंस अमेरिका ने लगा रखे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज ने लगा रखे हैं, जहाँ से भी हम मंगा सकते थे अपने और इंपोर्ट किया भी करते थे ईरान से या और भी ऐसी जगहों से। हालांकि रूस पर भी प्रतिबंध है, लेकिन भारत ने अपनी राजनीति को कुछ ऐसा, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को कुछ ऐसा उसको गेयर अप किया है कि वहाँ से तो
हमारे तेल आ ही रहे हैं और हम आ ही नहीं रहे हैं। हम उन्हें उसे इम्प्रूव करके वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी दे रहे हैं, खुद भी उसका यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो ये लोग समझ रहे हैं। और जो लिमिटेशंस है इंडिया का, वो भी लोग समझ रहे हैं। और नेचुरली इसका प्रभाव भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स पर पड़ता है, और पड़ना स्वाभाविक है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की हीन भावना के शिकार हम लोग रहे आज़ादी के पश्चात भी, चूँकि हम लोग एक लंबे समय से गुलाम देश के रूप में जाने जाते थे, ये स्थिति जो गुलामी की स्थिति भारत की रही है, एशिया में इस तरह की स्थिति किसी दूसरे देश के साथ, किसी बड़े दूसरे देश के साथ रही नहीं, लेकिन भारत के साथ वैसी स्थिति रही। वहाँ से इसलिए वो जो हमारा जो एक तरह का इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से जितना हम ग्रसित हो गए थे, अब उससे हम निकलना शुरू हुए हैं। और हमें प्राइड महसूस होता है अगर भारत कहीं भी कुछ भी अच्छा करता है, और ऐसा लगता है यहाँ के लोगों को कि इससे भारत की स्थिति मजबूत हो रही है, भारत की बातें सुनी जा रही हैं, भारत इन्फ्लुएंस कर रहा है वर्ल्ड के डिप्लोमेसी को, ग्लोबल पॉलिटिक्स को। निश्चित तौर पर जनता इससे अपने देश के कंटेक्स्ट में भी देखती है और समझती है। जो कुछ भी हमारे यहाँ महंगाई है, उसके क्या एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, काफ़ी लोग इसे समझने लगे हैं। जो नहीं भी समझते हैं उन्हें समझाने के लिए मिडिल क्लास का एक बड़ा तबका खड़ा हो चुका है। ठीक है, उनकी अपनी परेशानियां हैं, वो खुद भी परेशान हैं कई चीज़ों से, और ऐसा नहीं है, वहाँ भी डिवाइड है। वहाँ भी लोग मानते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए था, या कुछ और भी मुद्दा उठाना चाहिए था, कुछ इस तरह से करना चाहिए था। बहुत सारी समस्याएं अभी भी हैं और आगे भी संभवतः हाल के सालों में तो रहेंगी ही। परंतु इसके बावजूद भी, और इतने लिमिटेशंस के बावजूद भी, भारत की शक्ति बढ़ रही है। ये हमारे लोगों को अच्छा लगता है, और ये इंटरनल पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है। और यहाँ पर जब अपोजिशन पार्टियाँ अपनी अपनी बातें रखती हैं, तो कुछ लोग जो उनसे, या एक जो भी बड़ा सेक्शन उनसे प्रभावित होता है, उस पर भी डिबेट होता है। और निश्चित तौर पर वो भी हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स को प्रभावित किए बिना रहता नहीं है। बहुतों का मानना है कि यहाँ जो चीज़ें हो रही हैं उसे और बेहतर होना था। अपोजिशन पार्टियाँ तो यही कहती रहती हैं। काफ़ी एक बड़ी संख्या है लोगों की जो यह भी मानते हैं, परंतु जहाँ तक मेरी समझ है और मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग यह मान रहे हैं कि भारत की स्थिति बेहतर हुई है। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो ये भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स को प्रभावित किए बिना रहती नहीं है। फिर हम आगे कुछ और चर्चा करेंगे। आज फॉरेन पॉलिसी को इंटरनल पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में देखने की मैं कोशिश कर रहा था। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको मेरा एनालिसिस सही लगता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।